हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट स्पेशल यानी कि फाइट फॉर द फॉलन शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि गाइज सच में इस वीक का डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन शो ये काफी सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ था। इसलिए इस शो के ऊपर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर में जॉन मॉक्सली अपनी इंटीरियम एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर रूस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही रूस ने जॉन मॉक्सली ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस कहना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर रूस ने काफी डोमिनेट किया है, क्योंकि गाइस इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक रूस ने इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है। और यहाँ पर रूस कई बार तो रेफरी की नजर बचाते हुए जॉन मॉक्सली ऊपर स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए, लेकिन जॉन मॉक्सली किस तरीके से बच रहे थे पर पता नहीं क्यों, लेकिन जॉन मॉक्सली रूस के ऊपर कमबैक क्यों नहीं कर पा रहे थे। और इस मैच के अंदर शुरुआत से लेकर आखिर तक रूस ने काफी डोमिनेट किया, लेकिन जब फाइनली इस मैच के आखिर में जब रूस और जॉन मॉक्सली दोनों ही टॉप रोप के ऊपर थे, तब जॉन मॉक्सली अपना कमबैक करते हुए रूस के ऊपर टॉप रोप से अटैक करने के लिए गए कि तभी यहाँ पर अंद्रादे आ गए और अंद्रादे यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली को टॉप रोप से धक्का दे दिया, जो देखकर लुचा ब्रोस यहाँ पर आ गए। और लुचा ब्रोस को देखकर अंद्रादे और रूस के मैनेजर दोनों यहाँ से भाग गए और इसी का फायदा उठाकर रूस जॉन मॉक्सली ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन मॉक्सली ने रूस के अटैक को रिवर्स कर दिया और मॉक्सली ने रूस के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, जिससे वन लास्ट मूव के जरिए जॉन मॉक्सली मैच जीतने के लिए गए। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली रूस ने इसके ऊपर किक आउट कर दिया, जो देखकर जॉन मॉक्सली काफी सरप्राइज थे और जॉन मॉक्सली ने रूस के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि चोकहोल्ड लगा दिया, जो कि रूस सहन नहीं कर पाए। और फाइनली यहाँ पर रूस ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने मैच जीत लिया है और जॉन मॉक्सली स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिसके बाद हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिस जेरिको आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि जेरिको की जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी ये रेसलिंग इंडस्ट्री की काफी बढ़िया फैक्शन है, क्योंकि इस फैक्शन के अंदर डेनियल गार्सिया इस वीक के डायनामाइट के ऊपर ब्रायन को काफी बुरी तरीके से हराने वाले हैं, सैमी गुवेरा डांटे मार्टिन को हराने वाले हैं और इस फैक्शन के नए मेंबर यानी कि एना जी काफी बढ़िया है। जिसके बाद यहाँ पर बात करते हुए एना जी ने भी कहा कि एना जी को एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी और जेरिको ने एना जी को अपॉर्चुनिटी दी है और एना जी ने अपॉर्चुनिटी लेकर अपने आप को बहुत ही बढ़िया बनने का रास्ता स्टार्ट कर दिया है, जो बात यहाँ पर एना जी ने कही। लेकिन फाइनली यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि जेरिको यहाँ पर किसी और चीज के लिए नहीं आए, जेरिको यहाँ पर 2.5 साल पुराना अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप का रीमैच मांगने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जेरिको ने कहा कि जेरिको फर्स्ट एवर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं, जिसके ऊपर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को इंटीरियम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली फर्स्ट एवर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। और अगर जेरिको चाहते हैं कि उन्हें जॉन मॉक्सली के खिलाफ एक रीमैच मिले तो मॉक्सली जेरिको को रीमैच देने के लिए तैयार है, पर मॉक्सली को स्पोर्ट्स एडिटर क्रिस जेरिको नहीं चाहिए, उन्हें द रियल क्रिस जेरिको यानी कि द लॉयन हार्ट क्रिस जेरिको चाहिए, जो कि अपने करियर की शुरुआत में हार्ट डंजन के अंदर ट्रेन हुआ था। जो बातें कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ पर लॉयन हार्ट क्रिस जेरिको को चैलेंज कर दिया है, जो चैलेंज जेरिको ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब लॉयन हार्ट क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली इनके बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दी कि एडब्ल्यू कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर नए ट्रियोस चैंपियनशिप लाए हैं, जिन ट्रियोस चैंपियनशिप के बारे में हम हमारे आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एडब्ल्यू सुपरस्टार्स या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो ऊपर टोनी स्टार ने बैकस्टेज में डांटे मार्टिन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डांटे मार्टिन ने कहा कि डांटे मार्टिन ने देखा है कि सैमी गुवेरा एक रेसलर बनने के बाद रेसलिंग करने के बजाय इंटरनेशनल टूर्स ले रहे हैं, जबकि डांटे मार्टिन काफी दिनों से एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर रेसल कर रहे हैं। इसीलिए सैमी गुवेरा को उनका मैच जीतने के लिए उनके बैकअप की जरूरत है, यानी कि टाई कॉन्टी की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर डांटे मार्टिन अपने लिए एक बैकअप लाने वाले हैं, जो कोई और नहीं बल्कि स्काई ब्लू है। जो बात यहाँ पर डांटे मार्टिन ने कही, जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट के ऊपर रिकी स्टार्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया हाइप वीडियो और प्रोमो वीडियो देखने को मिला। जिसके बाद डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर रिकी स्टार्स अपनी FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक सिंगल्स मैच के अंदर डायनाउसन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही डायनाउसन रिकी स्टार्स को कर्स करने के लिए गए, पर रिकी स्टार्स ने डायनाउसन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया और रिकी स्टार्स ने डायनाउसन को कर्स कर दिया, जो देखने के लिए काफी फनी मोमेंट था। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर थोड़ी ही मूव्स देखने को मिली
और गाइज आउट ऑफ नोवेयर रिकी स्टार्क्स ने डैनहाउसन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पीयर लगा दिया और यहाँ पर डैनहाउसन को पिन कर रिकी स्टार्क्स ने मैच जीत लिया है, जो मैच फिर एक बार एक तरीके से स्क्वाश मैच था। पर गाइज अपना ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए रिकी स्टार्क्स ने कहा कि लास्ट वीक की तरह ही इस वीक भी रिकी स्टार्क्स के अंदर थोड़ी सी ताकत बची है और इसलिए रिकी स्टार्क्स फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट के ऊपर अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप एक और ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड करना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्क्स ने कही। और गाइज सरप्राइजिंगली इस बार रिकी स्टार्क्स की इस ओपन चैलेंज का जवाब किसी और ने नहीं बल्कि हुक ने दिया, जो कि काफी सरप्राइजिंग चीज थी। और गाइज यहाँ पर हुक रिकी स्टार्क्स की FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच रिसल करने के लिए आ गए और मुझे लग रहा था कि लास्ट वीक की तरह रिकी स्टार्क्स यहाँ पर मैच छोड़कर जा सकते हैं, पर गाइज सरप्राइजिंगली यहाँ पर रिकी स्टार्क्स और हुक इनके बीच में FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच शुरू हुआ, जो कि एक तरीके से एक स्टूडेंट वर्सेस टीचर मैच था, क्योंकि रिकी स्टार्क्स ने हुक को उनके इनिशियल दिनों के अंदर काफी मदद की है। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हुक ने इस मैच के अंदर रिकी स्टार्क्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हुक इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन रिकी स्टार्क्स ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर रिकी स्टार्क्स ने भी हुक के ऊपर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और रिकी स्टार्क्स ने फिर एक बार आउट ऑफ नोवेयर हुक के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पीयर लगा दिया और रिकी स्टार्क्स हुक के ऊपर अपना एक और फिनिशर यानी कि रोशाम्बो लगाने के लिए जा रहे थे, पर गाइस हुक ने इसे अपने फिनिशर यानी कि चिकन विंग क्रॉसफेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो कि रिकी स्टार्क्स सहन नहीं कर पाए और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर रिकी स्टार्क्स ने टैप आउट कर दिया है, जो कि काफी शॉकिंग चीज थी। और गाइस इसी के साथ हमें मिल चुका है नया FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो कि है हुक। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर रिकी स्टार्क्स और हुक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिस्ट बम भी किया, जिसके बाद हुक यहाँ चले गए और गाइस हुक ने AEW कंपनी के अंदर अपनी पहली चैंपियनशिप जीती है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि यहाँ पर टोनी शिवानी आए थे और यहाँ पर टोनी शिवानी रिकी स्टार्क्स का इंटरव्यू ले रहे थे कि रिकी स्टार्क्स की FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के ऊपर क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्क्स ने काफी पैशनेट प्रोमो कट किया, जहाँ पर रिकी स्टार्क्स ने कहा कि रिकी स्टार्क्स अपनी हार से काफी नाराज नहीं है, क्योंकि आज तक रिकी स्टार्क्स की लाइफ के अंदर यही हुआ है कि रिकी स्टार्क्स काफी बार अपने पीक मोमेंट के ऊपर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर रिकी स्टार्क्स हारते हैं और सभी लोग रिकी स्टार्क्स को कहते हैं कि शायद आज उनका टाइम नहीं था और इसीलिए रिकी स्टार्क्स आज कोई अपना मैच नहीं जीते, लेकिन रिकी स्टार्क्स और पावर ऑफ सॉब्स इनका टाइम काफी पहले से आ रहा है और एक काफी जल्दी अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने ही वाले हैं, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्क्स कर ही रहे थे। तो गाइस हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर पावर ऑफ सॉब्स रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि फिर एक बार एक काफी शॉकिंग मोमेंट थी। और गाइस रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक कर पावर ऑफ सॉब्स ने रिकी स्टार्क्स के साथ अपने अलाइनमेंट तोड़ दी है और यहाँ पर पावर ऑफ सॉब्स ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर भी लगा दिया। और गाइस रिकी स्टार्क्स और पावर ऑफ सॉब्स इन दोनों काफी सरप्राइजिंग फॉलिंग आउट थी, जो देखकर मैं तो फिर एक बार काफी शॉक था। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए किसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर द क्लेम का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि द क्लेम ने एस बॉयज के खिलाफ एक रैप बैटल जीत लिया है और एस बॉयज इसलिए गुस्सा है क्योंकि द क्लेम उनके ऊपर काफी रैप करती है और इसीलिए अब द क्लेम एस बॉयज को उनके बीच में कौन सा मैच होने वाला है ये बताने के लिए एक म्यूजिक वीडियो लाने वाली है, जो म्यूजिक वीडियो हमें इस वीक रैम्पेज शो पर देखने को मिल जाएगा। जो बात यहाँ पर द क्लेम ने कही तो देखना पड़ेगा कि इस वीक रैम्पेज शो पर द क्लेम का म्यूजिक वीडियो कैसा होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर सैमी गेवेरा एक 1-on-1 मैच के अंदर डांटे मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही सैमी गेवेरा इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के लिए गए, लेकिन डांटे मार्टिन ने भी सैमी गेवेरा की मूव्स रिवर्स कर सैमी गेवेरा को दिखा दिया कि डांटे मार्टिन भी सैमी गेवेरा के लेवल की सुपरस्टार है। और ये देखकर सरप्राइजिंगली सैमी गेवेरा ये मैच छोड़कर जा रहे थे, लेकिन डांटे मार्टिन ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक कर डांटे मार्टिन सैमी गेवेरा को दोबारा रिंग के अंदर ले आए। और गाइस हमें इस मैच के अंदर डांटे मार्टिन और सैमी गेवेरा इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच AEW कंपनी के दो यंग सुपरस्टार्स के बीच में एक काफी देखने लायक मैच रहा। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में डांटे मार्टिन सैमी गेवेरा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर सैमी गेवेरा ने रिवर्स कर डांटे मार्टिन के ऊपर अपनी सिग्नेचर मूव यानी कि टॉप रोप कटर लगा दिया, जिसके बाद डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि GTH लगाकर यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर सैमी गेवेरा ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच एक ठीक ठाक मैच रहा। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सैमी गेवेरा और टैकोंटी मिलकर डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी स्काई ब्लू रिंग के अंदर आ गई और स्काई ब्लू सैमी गेवेरा को रोक ही रही थी कि तभी यहाँ पर टैकोंटी स्काई ब्लू के सामने खड़ी हो गई और देखने में ऐसा लग रहा था कि हमें इनके बीच में एक ब्रॉल देखने को मिल सकता है। पर एनर्जी ने पीछे से आकर स्काई ब्लू के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर एनर्जी और टैकोंटी मिलकर स्काई ब्लू के ऊपर अटैक कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रूबी सोहो, ओर्टिज और एडी किंगस्टन आ गए, जिन्हें देखकर टैकोंटी, एनर्जी और सैमी गेवेरा यहाँ से भाग गए। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन सब के बीच में क्या होता है और स्टोरी लाइन कब तक कंटिन्यू होती है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें डायनामाइट के ऊपर टोनी शिवानी डेनियल गार्सिया का एक बेस्टेज इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया देख रहे हैं कि ब्रायन अब तक AEW कंपनी के शोज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और ब्रायन घर पर बैठकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जबकि वो अपने आप को
एक रेसलर कहते हैं, पर गार्सिया एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर होने के बावजूद वो एएलयू कंपनी के शोज के ऊपर रेगुलरली आ रहे हैं। और इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर ब्रायन को हराकर गार्सिया ये प्रूव करने वाले हैं कि गार्सिया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्पोर्ट्स एंटरटेनर है, जो बात यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने कही। जिसके बाद हमें जे लीथल, सतनाम सिंह और संजय दत्त इनका एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए संजय दत्त रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के पेपर के बारे में बात कर रहे थे। पर जे लीथल ने कहा कि जे लीथल समाजों के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स उनके काम के अंदर नाक अड़ा रहे हैं। जिसके बारे में संजय दत्त यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स आ गए। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए बेस्ट फ्रेंड्स ने कहा कि अगर सतनाम सिंह, संजय दत्त और जे लीथल बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करना ही चाहते हैं तो क्यों ना वो एक मैच के अंदर हो जाए, क्योंकि इस वीक रैम्पेज शो पर एक मैच का स्लॉट बाकी है, जो बात यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स ने कही। और बेस्ट फ्रेंड्स ने यहाँ पर संजय दत्त, सतनाम सिंह और जे लीथल को एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया। और यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स का कहना था कि संजय दत्त इस मैच के अंदर रिजल्ट नहीं कर सकते। और बेस्ट फ्रेंड्स की चैलेंज के ऊपर बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स को लग रहा है कि अगर संजय दत्त रेसल नहीं कर सकते तो संजय दत्त इस वीक रैम्पेज शो पर रेसल करने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर संजय दत्त ने बेस्ट फ्रेंड्स का 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जिस पर बेस्ट फ्रेंड्स हंसकर चले गए। लेकिन इसके बाद संजय दत्त को रियलाइजेशन हुआ कि संजय दत्त ने एक मैच का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जो देखकर संजय दत्त काफी शॉक के अंदर थे। तो देखना पड़ेगा कि संजय दत्त का एएलयू कंपनी का डेब्यू मैच कैसा होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर टोनी शिवानी जंगल बॉय का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और टोनी शिवानी ने जंगल बॉय से पूछा कि कृष्ण के जंगल बॉय के ऊपर टर्न हो चुके हैं, जिसके ऊपर जंगल बॉय का क्या कहना है। जिस पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि कृष्ण के जंगल बॉय ने अपने करियर के अंदर देखे हुए सबसे बड़े पुसी है। जिसके के ऊपर आगे बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि कृष्ण केज कह रहे हैं कि कृष्ण केज ने जंगल बॉय को धोखा इसलिए दिया है क्योंकि जंगल बॉय ने कृष्ण केज को एक बैटल रॉयल मैच से एलिमिनेट कर दिया था, और वो भी 1 साल पहले। और इसके बाद कृष्ण केज जंगल बॉय के साथ अलाइन इसलिए हुए थे क्योंकि कृष्ण केज को पैसों की जरूरत थी। जिस पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि शायद कृष्ण केज को पैसों की जरूरत इसलिए थी क्योंकि कृष्ण केज की वाइफ ने कृष्ण केज को डिवोर्स कर दिया है, और कृष्ण केज ने अपने आप को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर बुलाकर रखा था, जो कोई और नहीं बल्कि जंगल बॉय के बेस्ट फ्रेंड यानी कि लुचासोरस थे। और लुचासोरस हमेशा से ही कृष्ण केज की मॉन्स्टर के बजाय जंगल बॉय के बेस्ट फ्रेंड रहने वाले हैं, जो बात यहाँ पर जंगल बॉय ने कही। और यहीं पर आगे जंगल बॉय कुछ कह ही रहे थे कि तभी टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर कृष्ण केज आ गए। और यहाँ पर आकर बात करते कृष्ण केज ने कहा कि कृष्ण केज सोच रहे थे कि कृष्ण के लुचासोरस को अपने साथ लेकर लुचासोरस को एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बनाकर एक दिन एएलयू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाएंगे। लेकिन लुचासोरस हमेशा से ही जंगल बॉय के साथ ही रहते हैं, और लुचासोरस हमेशा से ही जंगल बॉय के लैपटॉप बनकर रहने वाले हैं, जो बात यहाँ पर कृष्ण केज ने कही। और यहीं पर जंगल बॉय के ऊपर बात करते हुए कृष्ण केज ने कहा कि सॉरी, जब कृष्ण के जंगल बॉय के ऊपर टर्न हुए थे तो कृष्ण केज ने जंगल बॉय के ऊपर उनका जैकेट डाला था, पर इस बार कृष्ण केज ये गलती नहीं करने वाले, क्योंकि इस बार कृष्ण केज जंगल बॉय के ऊपर कोई जैकेट नहीं बल्कि एक बॉडी बैग डालने वाले हैं। क्योंकि माना कि जंगल बॉय के पास एक मॉन्स्टर है, लेकिन कृष्ण केज के पास जंगल बॉय के सभी सीक्रेट है, और अब कृष्ण केज जंगल बॉय की कमजोरी के ऊपर प्रे करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर कृष्ण केज ने कही। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर कृष्ण केज और जंगल बॉय इन दोनों के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉल के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिला, क्योंकि गाइस यहाँ पर यंग बक्स बैकस्टेज में थे और यहाँ पर ब्रैंडन कटलर चाहते थे कि यंग बक्स कुछ कहे, लेकिन यहाँ पर यंग बक्स कुछ कहने के मूड में नहीं थे। जिस पर ब्रैंडन कटलर ने कहा कि एएलयू कंपनी के अंदर नए ट्रियोस चैंपियनशिप आए हैं, तो इसके ऊपर यंग बक्स क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पर बात करते हुए यंग बक्स कह रहे थे कि उनके पास कोई टैग टीम पार्टनर तो है नहीं, जो बात यहाँ पर यंग बक्स कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर यंग बक्स हैंगमैन एडम पेज के आमने सामने आ गए। और देखने में ऐसा लग रहा था कि गाइस प्रॉब्ली यहाँ पर यंग बक्स हैंगमैन पेज को उनके साथ अलाइन होने के लिए पूछ सकते हैं, जिससे कि वो एएलयू कंपनी के फर्स्ट एवर ट्रियोस टैग टीम चैंपियन बन पाए। और यहाँ पर यंग बक्स हैंगमैन पेज को पूछने वाले थे कि तभी यहाँ पर द डार्क ऑर्डर आ गई, और यहाँ पर द डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज के साथ काफी खुश थी। और यहाँ पर डार्क ऑर्डर ने हैंगमैन पेज से पूछा कि हैंगमैन पेज यंग बक्स के साथ क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर हैंगमैन पेज कह रहे थे कि शायद यंग बक्स को उन्हें कुछ पूछना है, पर यहाँ पर यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स को हैंगमैन पेज को कुछ नहीं पूछना, वो यहाँ पर सिर्फ हैंगमैन पेज को एंजॉय करने के लिए कहने के लिए आए हैं। जो बातें कहकर यंग बक्स यहाँ चले गए। और गाइज ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, और गाइज मेरे लिए सेगमेंट इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस सेगमेंट के ऊपर क्या कहना है। पर इसके बाद में डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर स्वर्स स्टिकलैंड एक हैंडीकैप मैच के अंदर टोनी नीस और स्मार्ट मास स्टर्लिंग को फेस करते दिखाई दिए थे, क्योंकि लास्ट वीक स्वर्स स्टिकलैंड ने इन दोनों के चेहरे के ऊपर केक फेंका था। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक ठीक ठाक मैच रहा, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर स्वर्स स्टिकलैंड और टोनी नीस इन दोनों के बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और गाइज इस मैच की शुरुआत से स्वर्स स्टिकलैंड इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, जो देखकर मास स्टर्लिंग ने इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस किया, जिस चीज का फायदा उठाकर टोनी नीस ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर स्वर्स स्टिकलैंड के ऊपर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, जिसके बाद ये मैच एक ठीक ठाक मैच चला। लेकिन गाइज जब फाइनली इस मैच के आखिर में टोनी नीस ने एक्सीडेंटली स्मार्ट मास स्टर्लिंग को टैग कर दिया, तो मास स्टर्लिंग इस मैच के अंदर नहीं आना चाहते थे, जो देखकर स्वर्स स्टिकलैंड मास स्टर्लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन टोनी नीस ने स्वर्स स्टिकलैंड को रोक लिया, जिससे कि स्वर्स स्टिकलैंड ने टोनी नीस के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर टोनी नीस को इस मैच से बाहर कर दिया।
और फाइनली स्वर्सिटलैंड ने मास स्टर्लिंग को पकड़ लिया और मास स्टर्लिंग के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर मास स्टर्लिंग को पिन कर स्वर्सिटलैंड ने हैंडीकैप मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस स्वर्सिटलैंड के मैच जीतते ही हमने एयरडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर बैकस्टेज में देखा कि वहाँ पर कीथ ली के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि जॉश वुड्स थे, जिन्हें की प्रॉब्लम मास स्टर्लिंग ने इस वीक के डार्क या फिर डार्क एलिवेशन शो के ऊपर अपने साथ अलाइन कर लिया है। और ये देखकर स्वर्सिटलैंड भी काफी शॉक थे और जब स्वर्सिटलैंड ने देख रहे थे तभी टोरिनिस ने स्वर्सिटलैंड के ऊपर अटैक कर दिया और टोरिनिस ने यहाँ पर स्वर्सिटलैंड की टैग टीम चैंपियनशिप लेकर क्लियर कर दिया है कि टोरिनिस स्वर्सिटलैंड के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर मैलिका ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि आजकल के दौर के अंदर गॉड और डेविल दोनों ही सेम ही है और जो मीरो अपने अपोनेंट के साथ रिडीम करते हैं वही मैलिका ब्लैक अपने अपोनेंट के साथ बैलेंस करते हैं। इसलिए मैलिका ब्लैक का कहना है कि मीरो हाउस ऑफ ब्लैक को ज्वाइन करे, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक ज्वाइन करने के बाद मीरो आज तक जिस क्राउन की रखवाली करते हैं तो मैलिका ब्लैक मेक श्योर करेंगे कि मीरो उस क्राउन के ऊपर बैठे। जो बात यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने कही और यहीं पर बात करते हुए ब्रॉडी किंग ने कहा कि डार्बी एलिन ने अपने चेस्ट के ऊपर टैटू किया है, जहाँ पर डार्बी कहते हैं कि आपके ऊपर कोई नहीं हो सकता जबकि आप अंडरग्राउंड ना हो। और ब्रॉडी किंग यही प्रूव करना चाहते हैं कि डार्बी एलिन अंडरग्राउंड है, इसलिए ब्रॉडी किंग ने यहाँ पर डार्बी एलिन को एक कैस्केट मैच के लिए चेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब ब्रॉडी किंग और डार्बी एलिन इनके बीच में एक कैस्केट मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद में डायमंड स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर दिखाया गया कि इस तरीके से पाक ने एक और ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के टाइटल डिफेंस के अंदर अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप डिफेंड की है। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि इस तरीके से कुछ दिन पहले थंडर रोजा जापान के अंदर गई थी तो वहाँ पर एक जापानी सुपरस्टार ने थंडर रोजा को एक मैच के अंदर हरा दिया था, जिससे कि उस सुपरस्टार को इस वीक के डायमंड के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच मिलने वाला था। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि मियू यामाशिता है। जिसके बाद इस वीक के डायमंड स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर थंडर रोजा अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मियू यामाशिता के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच एक एडब्ल्यू कंपनी की सुपरस्टार वर्सेस जापानी सुपरस्टार था, इसलिए इस मैच की शुरुआत में इस मैच में हमें उतना कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइस जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर मियू यामाशिता और थंडर रोजा इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस कहना पड़ेगा कि मियू ने इस मैच के अंदर थंडर रोजा के ऊपर काफी खतरनाक किक्स लगाई है और मियू यामाशिता को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उनकी रेसलिंग स्टाइल बिल्कुल मैलिका ब्लैक की तरह ही है, क्योंकि उनका फिनिशर भी स्पिनिंग बैक हिल किक है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इस वीक के डायमंड शो का एक ठीक ठाक मैच रहा, जहाँ पर हमें दोनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर काफी स्टिफ अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन गाइस इस सब के बावजूद फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो आखिर में मियू यामाशिता ने थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्पिनिंग बैक हिल किक लगा दिया। पर थंडर रोजा रोप्स का सहारा ले पाई, जो देखकर मियू यामाशिता काफी गुस्सा थी और ये देखकर मियू फिर एक बार थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी। पर इस बार थंडर रोजा ने इसे अपनी फिनिशर यानी कि फायर थंडर ड्राइवर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और फाइनली मियू यामाशिता को पिन कर थंडर रोजा ने ये मैच जीत लिया है और थंडर रोजा स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो मैच तो एक ठीक ठाक मैच रहा और ये मैच खत्म होने के बाद फाइनली यहाँ पर थंडर रोजा और मियू यामाशिता इन दोनों ने एक दूसरे को प्रेस भी किया, जिस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमंड स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के मेन इवेंट का, जहाँ पर रिटर्निंग ब्रायन डेनियल्सन जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही ब्रायन ने गार्सिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस मैच की शुरुआत से ही ब्रायन ने गार्सिया के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि इस मैच की ओपनिंग काफी जबरदस्त रही। और गाइस ये मैच भी इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में ब्रायन डेनियल्सन इस मैच के अंदर काफी खतरनाक अटैक कर रहे थे। पर गाइस सरप्राइजिंगली एक टाइम के ऊपर पता नहीं कैसे लेकिन ब्रायन इस मैच के अंदर रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली ब्रायन अपने कंकशन के चलते इस मैच के अंदर रसल नहीं कर पा रहे। और इसी चीज का फायदा उठाकर गार्सिया ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर गार्सिया ने ब्रायन के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाए और गार्सिया ने ब्रायन के ऊपर एक कंक्रीट फ्लोर के ऊपर एक डीडीटी भी लगाया, जिससे कि ब्रायन के इस मैच से खून निकल रहा था। और गाइस हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे थे कि ब्रायन रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और देखने में ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली यहाँ पर ब्रायन परमानेंटली इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन गाइस इसके बावजूद भी ब्रायन इस मैच के अंदर बने हुए थे और ब्रायन ने इस मैच के अंदर अपना बहुत ही बढ़िया कमबैक कर डेनियल गार्सिया के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया। पर कई बार ब्रायन खुद ही अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जो देखकर गार्सिया ब्रायन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे। पर ब्रायन ने इस रिवर्स कर गार्सिया के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर यानी कि रनिंग नहीं लगा दिया। पर इससे पहले कि ब्रायन गार्सिया कवर कर पाते गार्सिया रिंग के बाहर चले गए और जब ब्रायन गार्सिया को रिंग के अंदर ले आ रहे थे तभी किसी सुपरस्टार ने रिंग के नीचे से आकर ब्रायन का पैर पकड़ लिया, जिससे कि ब्रायन यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गए। और इसी का फायदा उठाकर फाइनली गार्सिया ने ब्रायन के ऊपर एक पाइल ड्राइवर लगा दिया और अपना फिनिशर शार्प शूटर लगा दिया, जिस पर ब्रायन ने सबमिट तो नहीं किया लेकिन ब्रायन यहाँ पर पास आउट हो गए। इसलिए रेफरी स्टॉपेज के चलते डेनियल गार्सिया ने ये मैच जीत लिया है, जो कि काफी शॉकिंग रिजल्ट था। और गार्सिया के मैच जीतने के बाद जेक हेगर यहाँ पर आ गए और हम यहाँ पर समझ पा रहे थे कि हेगर ने ब्रायन का पैर पकड़ा था। और फाइनली यहाँ पर क्रिस जेरिको भी आ गए और यहाँ पर आकर क्रिस जेरिको, जेक हेगर और गार्सिया इन्होंने अपनी जीत सेलिब्रेट की। और इसी तरीके से इस वीक डायमंड स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन शो ऑफ चला गया, जो शो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया शो था।
क्योंकि गाइज हमें इस वीक की डायमंड स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर काफी सारे शॉकर्स देखने को मिले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?